हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इधर जहाँ एक तरफ रुद्र अदिति से बदला लेने के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति उसके बिहेवियर को लेकर दुखी हो जाती है। कुछ दिन तक जहाँ अदिति को ये भी पता नहीं था कि रुद्र सच में लखनऊ आ गया है और उसने उसे देख लिया था, वहीं अब वो उसकी जिंदगी में आ चुका था। लेकिन इस बार उसमें पहले की जैसी कोई बात नहीं रही थी। उसने पहले कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। वो यही सब बैठी उसके बारे में सोच रही थी। आज दिन में रुद्र ने उसके साथ जिस तरह का बिहेव किया था, उसकी वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो वही सब सोच सोच कर रो रही थी। तभी नुपुर ने उसके रूम के दरवाजा खटखटाया। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो दरवाजे पर उसे नुपुर दिखाई दी। अरे नुपुर, तुम? हाँ, हम। आज क्या हुआ? आज तो भुआजी ने भी आपको कुछ भी नहीं कहा, फिर भी? नुपुर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो उसके बगल में जाकर बैठ गई थी। बोलो दी, क्यों रो रही हो अब? नुपुर, आज उसने इतने सालों बाद मुझसे मिलने के बाद भी इस तरह का बिहेव किया, जैसे मैं उसके लिए अनजान हूँ, जैसे मैं उसकी कोई दुश्मन हूँ। उसने मेरे साथ अच्छे से बात तक नहीं की। मुझे उसने मैडम कहकर बुलाया। बोलो नुपुर, ये कहाँ तक जायज है? उसने दुखी होकर कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नुपुर ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। इस दौरान वो उसको ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझाना इतना आसान नहीं था। दी, अब आप चुप हो जाओ और आपको भी अब समझना होगा। आप दोनों को अलग हुए 7 साल का टाइम हो गया है। दी, रिलेशनशिप में 6 महीने दूर रहने पर भी बहुत कुछ बदल जाता है। ऐसे में फिर 7 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है। अच्छा, तो फिर मैं क्यों नहीं भूल सकी उसे? मेरी जिंदगी में तो न जाने क्या क्या हुआ। मैंने अपना बच्चा खो दिया और भी न जाने क्या क्या हुआ, मगर मैं तो नहीं भूली उसे। पापा को पैरालिसिस अटैक आ जाना, कम ही एज में हमारी कंपनी को संभालना हो, या फिर फौजी के रोज के ताने, कभी शादी को लेकर फोर्स करना हो, या फिर कुछ भी। न जाने कितने अजीब लड़कों के साथ मैंने रिश्ते को लेकर बात करी है। यहाँ तक कि नितिन, वो भी न जाने कितने सालों से मेरा दोस्त है। इसके अलावा न जाने कितने लड़के मुझसे शादी करने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या मैं उसे भूल सकी? बोलो ना, नहीं ना? रुद्र मेरे रग-रग में समा चुका है। कभी-कभी तो लगता है मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ, नूपू। लेकिन फिर अगली ही बार मुझे एहसास होता है, जैसे अगर मैं उसके काबिल नहीं हूँ तो फिर किसके काबिल हूँ? 7 साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है नूपू। अगर कान्हा जी को मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना होता तो वो कब का ढूंढ चुके होते, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। ओह, तो अकॉर्डिंग टू यू आपकी जिंदगी में अब ले दे के ये खड़ूस रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ ही बचा है, जो कब भट्टी की तरह गर्म हो जाए और कब ठंडा हो जाए, कुछ आइडिया नहीं। अच्छा सॉरी, ठंडा तो कभी होता ही नहीं होगा ना, जैसे आपने मुझे आज का सीन बताया। चुप कर, कुछ भी बकवास करती है, वो ऐसा नहीं है। मुझे पता है उसे कुछ ना कुछ गलतफहमी है मुझे लेकर, इसीलिए हमेशा गुस्साया सा रहता है हमेशा। अदिति ने उदास होकर कहा। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए आपको? वो मैं खुद देख लूंगी कि उसको कैसे लाइन पर लाना है, लेकिन हाँ, वो जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। अगर कोई बात है तो मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि ऐसे ही बिना बोले बस हर वक्त गुस्से में रहना चाहिए। उसने नुपुर को कहा। हाँ दी, आपकी बात तो सही है। अच्छा, अब मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आपने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। उसने उसको प्यार से कहा। नहीं नुपुर, रहने देना, मुझे भूख नहीं। कोई बहानेबाजी नहीं, मैं खाना लेकर आ रही हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यार नुपुर, कुछ नहीं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, हम दोनों साथ ही खाएंगे, ओके? और हाँ, उसके बारे में अब ज्यादा मत सोचना, उसने दरवाजे के पास जाकर पीछे मुड़कर कहा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा।
इस दौरान उसने उसे रुद्र के बारे में न सोचने की सलाह दी थी, लेकिन शायद ये करना उसके लिए आसान नहीं था। वो एक बार फिर उसके बारे में ही सोचने लगी कि आखिर वो उसके साथ इतना अजनबी वाला बिहेव क्यों कर रहा है और वो लखनऊ में कहाँ पर ठहरा है, वो यह भी सोच रही थी। एक तरफ जहाँ अदिति रुद्र के बारे में सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी उसके बारे में ही सोच रहा था। हाँ, बस उन दोनों के सोचने के पीछे का मकसद कुछ और था। इस दौरान वो यही सब सोच रहा था कि अदिति के घर में एंट्री कैसे करे, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपने बिस्तर के पास पड़ी टेबल पर रखे फ़ोन को उठाया। स्क्रीन पर उसके घर का नंबर शो हो रहा था, जो रूबल के पास था। कॉल पिक करने से पहले वो बड़बड़ाया, रूबल इस वक्त कॉल क्यों कर रही है? घर पर सब ठीक तो है ना? उसने चिंतित होते हुए कॉल पिक किया। हेलो रूबल। हेलो छोटी मालिक, कैसे हो आप? रूबल ने बड़े ही प्यार से पूछा। मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ, घर में सब ठीक है ना? वैसे तो दोपहर में मैंने दादी से बात कर ली थी, लेकिन तुम सच बोलती हो सो। अच्छा, मैं सच बोलती हूँ और आप सच छिपाते हो? उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी नाराजगी भरी आवाज़ सुनकर वो समझ चुका था कि रूबल उससे नाराज है, लेकिन किस वजह से ये उसे पता नहीं था। ऐसे में उसने प्यार से पूछा, बोलो, क्या छिपाया मैंने? यही कि आपने फिर गुस्से में चोट खा ली है। मैंने सुना है कि आपने अपने अपार्टमेंट के रूम की ड्रेसिंग को तोड़ डाला है। हैं? तुम्हें किसने बताया? रुद्र को मानो यकीन ही नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि इसके बारे में उसे किसने बताया। किसी ने ही बताया हो, लेकिन आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आपको अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए, उसने उसे डांटते हुए कहा। इसकी अविनाश की तो मैं सच्ची में कल लेता हूँ उसकी क्लास, वो धीमे से बुदबुदाया। अविनाश जी को डांटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही उन्हें बोला है। आप बच्चे थोड़ी हो जो इस तरह से बिहेव करते हो। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? उसने सामने से गुस्से में कहा। आपको चोट लग जाती और मुझे फिर से आपसे भी ज्यादा गुस्सा आता। मैं पास होती तो मरहम पट्टी तो कर देती हूँ ना, वरना फिरते होंगे ऐसे ही। कहना तो वैसे भी किसी का मानते नहीं ओ आप। उसने फिर से मुंह बनाते हुए कहा। वैसे एक बात बताओ जरा, तुमने मुझे कॉल सिर्फ मेरी क्लास लेने के लिए लगाया है या फिर कोई और काम भी था? काम? हाँ काम, वो आपके बेटे शाहिब है ना, खुद की कार्बन कॉफी जो छोड़ रखी है यहाँ घर पर। उसने मुंह बनाते हुए कहा। क्या हुआ अगस्त्या को? उसे क्या होना है? हाँ तो अच्छी ही बात है ना, लेकिन उसने कुछ किया होगा है ना? नहीं किया तो कुछ नहीं, बस वो जिद कर रहा है सुबह से कि पापा को बुलाओ, ये वो। अरे तो तुम बोल दो ना कि पापा अभी नहीं आने वाले हैं। तो फिर पापा कब आने वाले हैं? रूबल ने उससे इस तरह से पूछा मानो उसका भी उसके बिना मन नहीं लग रहा हो। वो अभी नहीं आ पाऊंगा मैं रूबल, तुम अगस्त्या को भी बोल दो। मैं क्या बोल दूं? वो आपकी हर बात सुन रहा है। आप ही कह दो उसको कि आप कब तक आ जाएंगे। लीजिए बात कीजिए इससे। रूबल ने तुरंत फोन को अगस्त्या को पकड़ाते हुए कहा। हेलो पापा, तुम अब तक जाग रहे हो, सो क्यों नहीं गए? रुद्र ने उसे डांटते हुए कहा। वो पापा, आई एम रियली मिसिंग यू, आप कब तक आ रहे हो? उसने बड़े ही प्यार से रुद्र से पूछा। वो बेटा मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। पर क्यों पापा, आपको आना ही होगा। बेटा अब तुम्हें मम्मी चाहिए कि नहीं? हाँ ना। तो फिर इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट तो करना ही होगा ना। तो क्या आप जब आओगे तो आते वक्त मम्मी लेकर आओगे? हाँ बेटा, मैं जब आऊँगा तो अपने साथ तुम्हारी मम्मी को लेकर आऊँगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। क्या तुम दोगे? उसने अदिति की फोटो को देखते हुए कहा। हाँ, आप जितना चाहो ले लो, पर मम्मी लेते आना, उसने फिर प्यार से कहा। जिसके बाद रुद्र ने फिर अदिति की फोटो को देखकर इस्माइल की। इस दौरान वो उसकी फोटो को एकटक देख रहा था। इधर रुद्र और अगस्त्या की बातों को सुनकर रूबल को अजीब लग रहा था। ऐसे में वो चुप थी। अच्छा, अपनी आंटी को फ़ोन दो। ओके, लो आंटी, पापा आपसे बात करना चाहते हैं, उसने रूबल को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा। जिसके बाद रूबल ने कहा। हेलो। वो रूबल, तुम इसका ख्याल रखना, मुझे आने में वक्त लग सकता है, और खुद का भी ख्याल रखना। आप भी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट छोटे मालिक। उसने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। इधर रुद्र भी बिस्तर पर लेट गया। उसने फोन को एक तरफ रख दिया। इस दौरान वो अदिति की तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर को देखते वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। हालांकि उसके ठीक सामने घर में रहने वाली अदिति को
इससे बचकर रहने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि कल से वो अपने दूसरे प्लान के साथ उस पर धावा बोलने वाला था। इधर अदिति के कमरे की खिड़की से अंधेरा अंदर झांक रहा था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, मगर लखनऊ में इस वक्त बारिश के कोई आसार नहीं थे। उसने अपने रूम के डिम लाइट बल्ब को चालू कर रखा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। आज रुद्र ने उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, वो उसी के बारे में ही सोच रही थी। उसने इस दौरान अपनी बहन नुपुर से भी बात करी थी, मगर वो रुद्र के इस तरह के व्यवहार को पचा नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि रुद्र उस पर स्कूल टाइम से भी कभी गुस्सा नहीं करता था। वो उस पर गुस्सा दिखाता था, मगर उसमें उसका हक नजर आता था। लेकिन आज जो उसने किया वो उसके साथ अजनबियों वाला व्यवहार था, और इस तरह के व्यवहार को अदिति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। इस दौरान वो उसके साथ बिताए गए लम्हों को याद कर रही थी। सुबह के करीब 7 बज चुके थे। सूरज अदिति के घर के दीवार के पास लगे पेड़ों के पीछे से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। अक्टूबर का महीना होने के कारण अब सुबह सुबह ठंड पड़ने लगी थी। जहां घर के बाकी के सदस्य सब उठ गए थे, तो वहीं अदिति अब भी अपने बिस्तर पर सो रही थी, क्योंकि उसे देर रात तक नींद नहीं आई थी। उसकी भुआजी सुबह जल्दी ही तैयार होकर मंदिर की तरफ निकल गई थी। वो सुबह अक्सर मंदिर जाती थी, तो वहीं अदिति की माँ किचन में काम कर रही थी। नूपुर सुबह सुबह टीवी चलाकर बैठी हुई थी। उसके पापा जो लकवाग्रस्त थे, वो उसकी ही बगल में अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। वो बोलने और अपने अंगों को हिला पाने में सक्षम नहीं थे। पिछले 7 सालों से लकवे की वजह से उनकी हालत खराब थी। उन्हें रेगुलर बेसिस पर दवाइयाँ दिलवानी पड़ रही थी। नूपुर का पूरा ध्यान टीवी पर ही था। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, अरे नूपुर, जाकर अपनी दीदी को जगा दो। कितनी देर सोएगी वो? ऑफिस नहीं जाना है क्या उसे? हाँ मम्मी, जा रही हूँ। शायद कल रात को देर से सोई होगी, तभी नहीं उठी होगी। उसने इतना कहा और उसके बाद वो अदिति को जगाने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ती है। उसने अपने कमरे को खोला तो उसे पता चला अदिति अब भी सो रही थी। उसने तकिए को गले से लगा रखा था, तो वहीं उसके बाल बिखरे हुए थे। वो उसके प्यारे से चेहरे के ऊपर किसी काली चादर से फैले हुए थे। वो उसे इस तरह से देखकर मुस्कुराई और बोली, दी, ओ दी, अरे उठो, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? उसने बड़े ही प्यार से कहा। क्या हूँ, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या दी? उसने प्यार से उसकी कंबल को दूर करते हुए कहा। वो औंधे मुंह सोई हुई थी। तभी उसके हाथ को छुआ और उसे जगाने के लिए खींचा। दी, उठो। और अगले ही पल उसे उसका माथा गर्म लगा। दी, आपको तो बुखार है। उसने जैसे ही उसके हाथ को टच करके देखा, वो चौंक गई, क्योंकि अदिति को बुखार था। दी, दी, आपको तो बुखार है, कैसे हुआ? उसने उसको जगाने की कोशिश की तो अदिति तुरंत खड़ी हो गई। क्या टाइम हो गया? वो अंगड़ाई लेकर बोली। इट्स 7:30। ओह शिट, फिर तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी, और फिर फालतू में मेरी उस खड़ूस रुद्र के साथ बहस हो जाएगी। वो बिस्तर से नीचे उतरने ही वाली थी। आपका दिमाग खराब है क्या दी? आपको बुखार है, आप रेस्ट करेगी, दैट्स ऑल। उसने गुस्से में कहा। नूपू, तू समझती क्यों नहीं है? अभी 2 दिन पहले ही तो हमने अपनी कंपनी के राइट्स बेचे हैं। उसने उदास होकर कहा, तो क्या हेल्थ से कंपनी ज़्यादा ज़रूरी है क्या? आप घर पर ही रहकर आज रेस्ट करेंगी, और ये मेरा डिसीजन है। चुपचाप फिर से लेट जाओ, मैं आपके लिए दूध और टेबलेट लेकर आती हूँ। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर फिर से लेटाते हुए कहा। नुप्पू यार, तो समझती क्यों नहीं है? उसने मुंह बनाते हुए कहा। श्श, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैंने कहा ना, चुपचाप बिस्तर पर लेटो, मैं जा रही हूँ। उसने इतना कहा और उसके बाद रूम को बंद कर दिया। इधर दूसरी तरफ अदिति बिस्तर पर फिर से लेट गई। उसको तेज बुखार था, इस वजह से उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसे बेहद थकान महसूस हो रही थी। यही वजह थी कि वो फिर से कंबल ओढ़कर बिस्तर पर सो गई। हालांकि इस दौरान उसने अंकिता को एक मैसेज ड्रॉप जरूर कर दिया था कि आज उसकी तबीयत खराब है, इस कारण सब कुछ वही मैनेज कर ले। जिसके बाद उसका रिप्लाई आ गया। उसने एक स्माइली भेजते हुए गेट वेल सून का मैसेज कर दिया, जिसके रिप्लाई में उसने भी एक स्माइली भेज दी और बिस्तर पर लेट गई। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। अदिति अब भी सो रही थी। नूपू ने उस वक्त अपनी माँ को बोल दिया था कि अदिति की तबीयत खराब है, इस वजह से वो आज ऑफिस नहीं जा सकेगी। जिसके बाद अदिति की माँ ने उसे उसका ख्याल रखने को बोला। हालांकि डॉक्टर को बुलाने के लिए जितनी तबीयत उसकी खराब नहीं हुई थी, उसे बुखार था, और ये बुखार रात भर न जाने सोने की वजह से हुआ था। उसने रात भर
ओवर थिंकिंग कर ली थी। अक्सर नुपुर उसे रात में वक्त पर सो जाने का बोलती थी, लेकिन अदिति कभी भी रात में वक्त पर नहीं सो पाती थी। उसे देर रात तक नींद नहीं आती थी और यही वजह थी कि अब उसका इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर हो गया था। वो दिखने में ही सुंदर लगती थी, बाकी अंदर से उसकी बॉडी इतनी स्वस्थ नहीं थी। यही वजह थी कि अक्सर अपनी बहन नुपुर को उसकी तबीयत की चिंता सताए रहती। खैर, आज इतने डरने की कोई बात नहीं थी। उसने उसे दूध का एक ग्लास पिलाकर उसे टेबलेट खिला दी थी, जिसके बाद वो बिस्तर पर फिर से सो गई थी और अब तक उसकी नींद नहीं खुली थी। घड़ी की सुई अब जब 9 बजे पर पहुंच गई तो उसकी आंख खुली, वो भी इसलिए नहीं कि उसे किसी ने जगा दिया था, बल्कि उसके घर में उसकी भुआजी के ठहाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बेटा, कितने सालों के बाद तुम्हें देख पाई हूँ। घर पर सब बढ़िया है ना? तुम्हारी बातें सच में बहुत अच्छी लगती है। तुम कमाल के हो बेटा, जो इतना सब होने के बाद भी उन दिनों से बाहर निकल आए। भुआजी किसी लड़के के साथ बात कर रही थी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि उसके घर इतनी सुबह गए कौन आया है। खैर, वो बेमन से खड़ी होकर नीचे की तरफ जाती है। इस दौरान अब भी उसे हल्का सा बुखार था। ऐसे में उसके कदमों में जान नहीं थी। वो बेहद धीमे धीमे कदम आगे बढ़ाती है। कुछ ही देर में वो सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है। और बाकी सब बढ़िया ना बुआ जी? उस लड़के की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। उसने अपनी नज़रों को उठाकर देखा तो उसके सामने रुद्र था। ये मेरे घर कैसे आ गया? हाउ? वो चौंक कर खुद से सवाल कर पाती इतने में ही उसकी माँ ने रुद्र को एक कप चाय पकड़ाते हुए कहा, अरे लो रुद्र बेटा, चाय। ये अब यहाँ भी मेरे सिर पर तांडव करेगा क्या? ये कितना बदल गया। सबके साथ हंसकर बात करता है और मेरे साथ? मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। नहीं, मैं तो अब इससे बात भी नहीं करूंगी। उसने इतना कहा और उसके बाद वो वापस जाने लगी। तभी उसको पीछे से उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे अदिति बेटा, तू उठ गई? आ जा, मैंने अभी चाय बनाई है। और देख कौन आया है हमारे घर, वो भी कितने सालों के बाद। उसकी माँ ने जैसे ही कहा, अदिति की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो रुद्र को फेस कैसे करेगी। अदिति की माँ ने जैसे ही उससे नीचे आने के लिए कहा, वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई। देखो बेटा, एक तो तुम हो जितने 7 साल में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जो कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो वही एक ये है, देखो सुबह 9 बजे जाकर उठी है। भुआजी ने उस पर तंज कसा। भुआजी, किसी की काबिलियत का पता किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके मत लगाइए। मैं क्या हूँ और मैंने क्या अचीव कर लिया, ये सब मेरे पर्सनल रीजन की वजह से हुआ है। आज ये क्या है, ये इसकी वजह क्या है, ये इसके खुद के पर्सनल रीजन की वजह से है। बाकी रियली सॉरी जो मैंने आपकी बात को काट दिया। रुद्र ने भुआजी को तुरंत जवाब दे दिया, जिसके बाद भुआजी ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर शख्स हक्का-बक्का हो गया। अदिति की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसे फिर से वही पुराना वाला रुद्र याद आ गया जो उसके साथ खुद चाहे भले ही कितने झगड़े कर ले, लेकिन अगर दूसरा अदिति को कुछ कह देता तो वो उसको कच्चा चबा जाता। रुद्र के इतना बोलते ही भुआजी ने टॉपिक चेंज कर लिया। बेटा, हमें तो पता भी नहीं था कि तुमने हमारी ही कंपनी के राइट्स लिए हैं। ये सब इत्तेफाक की वजह से हुआ है या फिर? अरे भुआजी, सब इत्तेफाक की वजह से ही हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे आप आज मुझे मंदिर में मिल गए। हमें 7 साल पहले पापा की डेथ के बाद मजबूरी में बनारस वाले बिजनेस को शिफ्ट करके दिल्ली ले जाना पड़ा। अब हमें वो घर खा रहा था। स्पेशली मैं नहीं रह सका उधर और ना ही माया दी। हम सब ने दिल्ली शिफ्ट किया है। दादी ने सब कुछ संभाला और उसके बाद मैंने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान किया। इस दौरान मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोग कहाँ हैं। जिंदगी इतनी टफ रही कि पूछो ही मत। लेकिन फिर भी दादी ने सब मैनेज कर लिया। अब सब ठीक है। रुद्र ने उन सबको घूरते हुए कहा, मानो वो जो भी बोल रहा हो वो सब ऊपरी है, बाकी अंदर तो उन सबके लिए उसमें जहर भरा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, पहले जो भी हुआ उसको भूल जाओ। शिवेश भाई जी बहुत भले आदमी थे, मगर वक्त की नजाकत ही ऐसी थी। मजबूरी में हम सबको अलग होना पड़ा, वरना हम तो कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। आज वक्त का पहिया देखो फिर से घुमा है और तुम और अदिति दोनों एक साथ आए हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। अदिति की माँ ने बड़े ही प्यार से रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वे सब बात कर रहे थे, इतने में ही अदिति फ्रेश होकर आ जाती है। इस दौरान उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। वो आकर रुद्र के ठीक सामने बैठ गई।
इस दौरान उसकी माँ ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है क्या? तुम दोनों तो स्कूल टाइम के बेस्ट फ्रेंड थे और अभी दोनों में से कोई हाय हेलो भी नहीं कर रहा है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ लोग बड़े बन जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो कौन है मम्मा। फिर उनकी हैसियत ये तय करने लग जाती है किसके साथ बात की जाए और किसके साथ नहीं। अब हम इन बड़े लोगों की पहुंच तक नहीं आते हैं। खैर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। और क्या कहते हैं आपको आपके एम्प्लॉय? ओह हाँ, याद आया, RPSR बूस्टर टैबलेट, वाट एवर। आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू। मम्मा, मैं चाय ऊपर ही जाकर पीना चाहती हूँ। उसने रुद्र से इस तरह कहा कि केवल रुद्र ही नहीं बल्कि सब हक्के बक्के होकर रह गए, क्योंकि इससे पहले अदिति कभी कोई कमेंट नहीं करती थी। उसने चाय का कप गुस्से में उठाया और उसके बाद वो वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र भुआजी पर पड़ी। ओह हाँ भुआजी, मुझे बुखार था, इस वजह से मैं लेट उठ पाई थी। और वैसे भी जल्दी उठकर कोई क्या ही उखाड़ लेता है। मुर्गा भी तो सबसे पहले उठता है, लेकिन जाना तो उसे कसाई के घर ही ना। उसने इस तरह से कहा कि भुआजी भी हक्की बक्की रह गई। आज पहला मौका था जब उसने सबके सामने आंखें दिखाकर भुआजी से बात की थी। वो कुछ नहीं बोली। पीछे से वो सब कुछ देर तक बोले नहीं। तभी रुद्र बोला, आंटी, आपको लगता नहीं क्या आज बुखार इसके सिर पर चढ़ गया है? अरे बेटा, तुमने मजाक करना अब तक नहीं छोड़ा, कमाल है। वैसे उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, कभी कभी गुस्से में वो कुछ भी बोल देती है। अदिति की माँ ने रुद्र से मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं आंटी, अब तो नॉर्मल बात है, वैसे भी गुस्सा करके कहाँ जाएगी। रुद्र ने उसे पीछे से घूरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नजरों से ही उसे जलाकर राख कर देगा। वो चुपचाप उसे देख रहा था और उसके बाद उसने उसकी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे अदिति बिल्कुल नहीं बदली, बहुत बदल गई है बेटा। जिंदगी ने इसे आज उस मोड़ पर पहुंचा दिया है कि जहां भगवान कभी किसी लड़की को ना पहुंचाए। जैसी ये दिखती है वैसी है नहीं, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। और उस घटना ने तो इसको ही नहीं, हम सबको तोड़ दिया। कौन सी घटना आंटी? रुद्र चौंक गया। उसे समझ नहीं आया आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई थी जिसकी वजह से अदिति टूट सी गई थी। उसके पूछने के बाद भी जब उसकी माँ कुछ नहीं बोली तो रुद्र ने फिर से कहा, कौन सी घटना आंटी? मैं नहीं बता सकती बेटा, मुझे उस घटना के बारे में बोलने से मना कर रखा है डॉक्टर ने। हम उसको लेकर अदिति से कोई बात नहीं करते हैं, वरना इसकी हालत खराब हो जाएगी। और तुमसे भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इससे उसके बारे में कोई सवाल मत करना। उसकी माँ की आंखों में आंसू भरे थे। अरे आंटी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ अदिति से उस घटना के बारे में कभी जिक्र ही नहीं करूँगा। उसने इतना कहा और उसके बाद मन ही मन सोचने लगा, आखिर अदिति के साथ ऐसा क्या हो गया मेरे जाने के बाद वो इतना टूट गई थी और इनके घर में इतना सब बदला बदला सा कैसे लग रहा है, मानो ये लोग उस घटना से उभर ही नहीं पाए हो। क्या बात हो सकती है, वो यही सोच रहा था। तभी अचानक से अदिति की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो चुप हो गए बेटा, तुम्हारे अंकल जी से नहीं मिलोगे? देखो नुपुर उन्हें ला रही है। अदिति की माँ ने जैसे ही कहा उसने पीछे की तरफ देखा। उसने अदिति के पिताजी को जैसे ही देखा तो वो भौचक्का हो गया। वो लकवे की वजह से इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें उसके लिए पहचान पाना मुश्किल हो गया था। ये सब देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। आंटी, ये अंकल को क्या हुआ? ये इतने कमजोर कैसे हो गए? बस सब वक्त की बात है बेटा। आज बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बुआजी भी कुछ भी बोल सकती है, लेकिन अदिति ने उसके साथ इतना सब होने के बावजूद भी हमारे बिजनेस को संभाला। भला इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? शुरुआत में अदिति के मामा ने उसकी थोड़ी हेल्प करी, लेकिन उनका भी तो अपना घर है ना बेटा। आज अदिति ही अपनी कंपनी को संभाल रही है। तुम्हारे अंकल जी की दवाइयाँ, उसकी खुद की तबीयत और घर की ये कंडीशन, इन सब माहौल की वजह से ही तो वो काम पर इतना फोकस नहीं कर सकी। आज यही वजह है कि हमारी कंपनी के राइट्स हमें बेचने पड़े थे। लेकिन खुशी की बात यह है बेटा कि वो राइट्स लेने वाला कोई और नहीं, तुम हो। वही रुद्र जो बचपन में मुझे मम्मी बुलाया करता था। और अदिति, वो चिढ़ती थी, कहती थी कि तुम्हारी माँ ये नहीं है। और आज
तुमने उन दिनों को पार कर लिया, तुम बहुत बड़े बन गए हो बेटा, बहुत बड़े। मुझे तुम पर नाज है। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। ये सब देखकर रुद्र की आंखों में भी आंसू छलक पड़े। उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि जो वो सब देख रहा है वो सच है। जिन्हें वो अपना दुश्मन समझ रहा था, उन्हीं के घर में रुद्र की इतनी इज्जत। आखिर ये कैसे संभव है? उसके दिमाग में ऐसे ही कई सारे सवाल कौंध रहे थे। एक तरफ जहाँ उसे अदिति बुरी लगती थी, वो उसकी फैमिली से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसकी फैमिली की और उसकी वजह से ही अपने पिता को खोया था। तो वहीं दूसरी तरफ जब उसने उसकी फैमिली में उसके लिए बने इस तरह के माहौल को देखा तो वो चौंक गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। रुद्र चुप था। इस दौरान बाकी सब उसकी ही तरफ देख रहे थे, यहाँ तक कि नूपुर भी। वो उसे बचपन से ही जानती थी, हालांकि उन दोनों के बीच कभी भी इतनी बातें नहीं हुई थी। वो उसकी तरफ बढ़ती है और मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हैं आप रुद्र जी? हमारा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वो इधर उधर देखकर बोला। आज वो घर में घुसने से पहले उस घर को अपना बनाना चाहता था। इस दौरान वो अदिति और उसके परिवार को सड़क पर लाना चाहता था, मगर अब उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर जिनसे वो बदला लेने के लिए आया है, क्या सच में वो उसके लायक भी है? क्या उन सभी से बदला लिया जाना चाहिए? ये सवाल उसके दिमाग में बार-बार कौंध रहा था, जिसका जवाब उसे जानना था। उसे बहुत कुछ जानना था। उसे अपने पिता की मौत के पीछे के राज को सुलझाना था। उसे अदिति के साथ क्या हुआ था ये जानना था। तो वहीं उसे ये भी जानना था कि कैसे अदिति के पिताजी को लकवा मार गया था। इसके अलावा उसका ये भी सवाल था कि उसने और उसकी फैमिली ने तो बनारस मजबूरी की वजह से छोड़ा था, मगर उनके बनारस छोड़कर लखनऊ बस जाने की क्या वजह थी? ऐसे ही कई सारे सवाल थे जो उसके दिमाग में कौंध रहे थे, मगर उनके जवाब में उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले थे। उसे ये बखूबी पता था। मुझे लगता है मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए और उसके बाद ही कोई नया प्लान तैयार करना चाहिए। वो मन ही मन सोचता है और उसके बाद वहाँ से खड़ा हो जाता है। अरे रुद्र बेटा, क्या हुआ? कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गई ना मैं? उस वक्त अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। मैं घर अपने रेंट के हाउस पर जा रहा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रेंट का हाउस? मतलब तुम्हारा यहाँ पर अपना घर नहीं है क्या? तुम अब वहाँ क्यों रहोगे? जब भी लखनऊ में रहना हो यहाँ रह लेना। अब हमारा घर तुम्हारा ही तो है ना दीदी? अदिति की माँ ने अदिति की बुआ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, सही कहा तुमने। रुद्र बेटे, तुम यहीं पर ही रह जाना। उन्होंने भी रुद्र को घर में रखने का समर्थन किया। इस इंसान के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है मम्मा, मैं पहले ही साफ कर देती हूँ। अदिति ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। क्या बक रही है तू लड़की? मेहमान के साथ ऐसे बात की जाती है? और तू इसे भूल गई? ये तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम्हारा भोला। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। चाइल्डहुड फ्रेंड था मम्मा, अब नहीं। और मेरा भोला ऐसा नहीं हो सकता, वो इतना घमंडी नहीं था। और अब ना मैं बच्ची रही हूँ और ना ही ये अच्छा इंसान रहा है। आई मीन मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौर। सो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मेरे घर में ये शख्स नहीं रहेगा। उसने गुस्से में जोर से कहा। तुम्हें क्या दिक्कत है अदिति? ये गेस्ट रूम में रह लेगा। उसकी माँ ने क्रोधित होते हुए कहा। मैंने कहा ना, चुप कर लड़की। क्या इस घर में अब हर बात तुम्हारी ही चलेगी? काम करती हो तो क्या हमारी एक भी बात नहीं मानेगी? उसकी माँ ने उदास होकर कहा, जिसके बाद अदिति के माथे की भौहें तन गई। रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जो चाहता था वो उसे इतनी आसानी से मिल जाएगा, उसने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। तो ठीक है, मैं क्यों बोलूँगी। इस घर को चाहे तो धर्मशाला बना लो, लेकिन इतना जान लीजिए, अगर ये इंसान मेरे घर में रहकर मेरी चुगली करेगा तो मैं ईंट से सर फोड़ दूंगी इसका। अब बहुत हुआ बस। उसने जैसे ही कहा, रुद्र उसकी तरफ इस तरह से देखता है मानो वो उसको देख लेगा। इस दौरान ये समझा जा सकता था कि उसे कितना बुरा लग रहा था। वो ये भी बखूबी जानता था कि अदिति उस पर इतना गुस्सा किस बात के लिए कर रही है, क्योंकि उसने कल उसके साथ ऑफिस में बहुत बुरा बिहेव किया था। इस दौरान जब वो कुछ नहीं बोला तो अदिति जाकर रसोई में चाय बनाने लगी, तो वहीं उसकी माँ और बाकी सब आपस में बैठे बातें करने लगे। रुद्र पहले वहां से उसी पल जाना चाहता था, मगर अब वो वहां रहकर बहुत कुछ
जांच कर लेना चाहता था। अदिति सिर्फ अपने लिए एक कप चाय बनाती है और उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ चाय का कप लेकर जाती है। तुमने हमारे लिए चाय नहीं बनाई? उसकी माँ ने उससे पूछा। मैं बुरे लोगों की संगति में रहने वाले लोगों के साथ बात भी नहीं करती हूँ, तो चाय पिलाने की बात तो दूर की बात है। आप लोग अपना देखो, मैं अपना देखती हूँ, उसने गुस्से में जोर से कहा। दी यार, मुझे तो पिला दो। कैसे हो रुद्र जी? जैसे मैंने तो सुना ही नहीं, और पूछो इस इंसान के हाल। उसने इतना कहा और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ चली गई। रुद्र मन ही मन मुस्कुराता है। वो जानता था कि उसकी नाराजगी की वजह एक पल उसका मन कर रहा था वो उसके साथ पहले की जैसे ही बात करे, क्योंकि पहले जब भी वो उससे नाराज होती थी तो ऐसे ही बिहेव करती थी। मगर अब सिचुएशन काफी बदल गई थी। उस पल उसके दिमाग में अदिति को लेकर कोई बुरे ख्याल नहीं थे। एक वजह ये भी थी कि उसे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, तभी वो उसको चलकर जवाब नहीं देता था। तो वहीं अदिति, उसकी माँ और बाकी सबके चेहरे पर इस्माइल थी, क्योंकि आज वर्षों बाद, यानी पूरे 7 साल बाद, वो इस तरह से बिहेव कर रही थी। ऐसे में खुशी की बात तो थी ही। हालांकि बाहर जहाँ लोग इतने खुश थे, वहीं वो अपने रूम को लॉक करके आराम से बिस्तर पर जाकर चाय पीती है। अब देखूंगी मैं बच्चों तुम्हें, कल तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया था। तुम इस घर में रहोगे ना? मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस घर में रहोगे। मैं अपने शैतानी दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने वाली हूँ। फिर देखना तुम यहाँ से कैसे भागते हो। एक बात और, तुम्हें क्या लगता है ये अदिति पहले वाली अदिति जैसी ही है? आई एम ए वर्किंग वूमन। मैं किसी के आगे झुकने वाली नहीं। वो मुंह बनाते हुए बुदबुदाती है। तभी उसका फोन बजा। उसका दोस्त नितिन उसको कॉल कर रहा था। ये अब आएगा मजा बच्चों, तुम्हें मैं बताती हूँ। अब तुम कैसे मेरे इशारों पर नाचते हो, अब देखना मेरा प्लान। वो मन ही मन बुदबुदाई और उसके बाद उसने नितिन का कॉल पिक किया। अदिति ने नितिन का फोन पिक करते हुए कहा, हेलो नितिन, हाउ आर यू बड़ी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अदिति, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले कहा था ना कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, सब याद है, और ये भी। इतनी बार कहने के बावजूद भी तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया है। उसने उसे डांटते हुए कहा। ओ रियली सॉरी बाबा, मैंने काफी बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा सका मैं। उसने निराशा भरी आवाज में कहा। इट्स ओके, अब तो बता दो। हाँ, अब हाँ, लेकिन फ़ोन पर नहीं बाबा। मैं तुमसे मिलकर तुम्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ हम कहाँ मिले? लंच पर आओगे मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। पर कौन सी होटल? मैंने टेबल बुक करवा ली है। तुम सियाराम होटल पर आ जाना, ओके? आई विल कम आफ्टर 1 आवर। मैं तुम्हें पिक कर लूँगा ना घर से। तुम 12 बजे तैयार होकर रहना। उसने चहकते हुए लहजे में कहा, जिसके बाद अदिति ने मुस्कुराकर कहा, ओके नितिन। अदिति ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो चाय फिनिश करने के बाद नहाने चली गई। इस दौरान वो काफी खुश नजर आ रही थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि अब नितिन की वजह से वो रुद्र को सबक सिखाना चाहती थी। करीब 1 घंटे बाद वो नहा चुकी थी। उसने इस दौरान हल्का मेकअप किया। उसने इस दौरान ब्लैक कलर का आउटफिट निकाला था, जो उसकी बॉडी और कलर पर बहुत सूट कर रहा था। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद वो अपने रूम से नीचे की तरफ जाती है, जहां उसकी माँ, रुद्र और बाकी के लोग अब तक बातें कर रहे थे। इस दौरान रुद्र ने अविनाश को फोन करके अपना सारा सामान अदिति के घर पर ही रखवाने के लिए बोल दिया था। वो खुद अब अदिति और उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। हालांकि इस दौरान उसे आज अदिति का बिहेवियर कोई खास स्ट्रेंज नहीं लगा था। वो जिस अंदाज में उससे आज लड़ी थी, उससे ये साबित हो गया था कि वो पहले वाली अदिति ही है। उसकी माँ को भी उसका पहले वाला अवतार काफी पसंद आया था। हालांकि फिर भी बात रुद्र को घर पर ठहराने की थी। इस वजह से उसकी माँ उसके डिसीजन के खिलाफ हो गई थी। उसकी माँ भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच इस तरह की दरार आ गई है। वो सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी अदिति ने उन सबके बीच में एंट्री मारी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र और बाकी सबको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो मुस्कुरा क्यों रही है। मम्मा, वो मैं नितिन के साथ लंच डेट पर जा रही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। तू? और लंच डेट पर? और नितिन के साथ? वो तो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ, तो उसके साथ मैं नहीं जा सकती क्या मम्मा? आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे भी अब उसकी जॉब लग गई है। कई दिनों से कुछ बताना चाहता था मुझे वो।
अब क्या बताना चाहता है ये मुझे नहीं मालूम। जब मैंने जिद करी तो मुझसे उसने लंच डेट पर मिलने के लिए कहा। वो मुझे पिक करने आने ही वाला है, उसने इस दौरान रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। यह सब सुनकर रुद्र के चेहरे के भाव अचानक से ही बिगड़ गए। हालांकि उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। अच्छा ठीक है, कब तक आएगा वो? तुम नाश्ता तो कर लेती। मम्मा यार आप भी ना। अब जब वो मुझे अपने साथ लंच डेट पर लेकर जा रहा है तो फिर क्या भूखा रखेगा क्या मुझे? आप भी ना। ओ बेटा मैंने तो ऐसे ही, ठीक है तू जा, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अचानक से मेन गेट की घंटी बजी। नितिन ही होगा, मैं चलती हूँ, बाय बाय। उसने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से चली गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने नितिन ही था। रुद्र उसकी तरफ देख रहा था। उसे सच में अब अदिति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो सबके सामने उसे रोक लेता, मगर अब किस हक से? अब तो उन दोनों के बीच का रिश्ता वैसा रहा ही नहीं था। यही सोचकर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हे नितिन, कैसे हो? मैं बढ़िया। मैं पहले आंटी को नमस्ते बोल देता हूँ। वो अंदर आने लगा। तभी अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया और रुद्र को घुरकर देखते हुए बोली, अरे क्या जरूरत है, आकर कर लेना ना, वैसे भी हमें देर हो रही है। तुम्हें कुछ बताना था ना? आई कांट वेट डार्लिंग, उसने बड़े ही प्यार से कहा, जिसके बाद तीर रुद्र के सीने के आर पार हो गए। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था, हालांकि उसने रिएक्ट नहीं किया। कुछ ही देर बाद नितिन के साथ अदिति चली गई। नितिन एक दुबला पतला सा लड़का था जो स्पेक्स पहनता था। पर्सनैलिटी के मामले में वो रुद्र के आसपास भी नहीं था, लेकिन फिर भी अदिति ने उसका हाथ थाम रखा था। नितिन ने एक सभ्य इंसान की तरह उसे कार के अंदर बैठाने के लिए दरवाजा खोला और उसके बाद उसे अंदर बैठा दिया। उसके बाद खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया। इस दौरान अदिति के चेहरे पर एक खास तरह की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ घर में बैठे रुद्र के चेहरे पर अब गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अचानक से खड़ा हुआ, जिसके बाद अदिति की भुआजी बोली, क्या हुआ रुद्र बेटा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ वो मुझे कुछ काम है, सो मैं शाम तक आता हूँ। ओके, पर बेटा लंच तो कर लेते। वो आंटी, मैं वहीं पर ही कर लूँगा, सो डोंट वरी। डिनर करते हैं हम शाम को। उसने इतना कहा और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। इसे क्या हुआ अचानक से? भुआजी ने अदिति की माँ से पूछा। पता नहीं क्या बात हुई है, खैर जो भी हो शाम को तो आ ही जाएगा, अदिति की माँ ने कहा और उसके बाद वो किचन में चली गई। तो वहीं अदिति अपने पिताजी को उसके रूम में मसाज दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वो हैंडल पर जोर से मुक्का मारता है। डेमिट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जो कर रही हो ना मेरे साथ, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा मिस अदिति सिंह। तुम्हें मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। आई नो तुम ये जानबूझकर कर रही हो, वरना तू उस छछूंदर सी शक्ल वाले के साथ डेट पर किसी भी हाल में नहीं जाती। आई नो वेरी वेल, उसने गुस्से में कहा और उसके बाद वो कार को स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ चला जाता है। उसके मूड को देखने के बाद ये तय लगाना अब मुश्किल नहीं था कि उसके गुस्से की वजह से ऑफिस वालों की शामितानी तय है। इस दौरान उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया था। करीब आधा घंटा ही हुआ है, अदिति को लेकर उसका दोस्त नितिन होटल पहुंच गया है। इस दौरान वो दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। सबसे पहले नितिन ने 2 गिलास मौसमी जूस मंगवा लिया। इस दौरान नितिन के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो काफी असहज है। तो वहीं अदिति, वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने उसे वहां पर क्यों बुलाया है। सच कहा, अदिति को कोई आइडिया नहीं था। वो दोनों पिछले 5 साल से दोस्त थे। उन दोनों ने पढ़ाई साथ साथ की थी। रुद्र से अलग हो जाने के बाद वो काफी परेशान सी रहने लगी थी, मगर नितिन ने उसे संभाला था। ऐसे में अदिति के लिए उसकी हर बात इम्पोर्टेंट थी। वो अपनी हर छोटी से छोटी बात नितिन से शेयर कर लिया करती थी। यहाँ तक कि नितिन को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भी पता था और उसके बच्चे के बारे में भी। उसे ये भी पता था कि जब से उसका बच्चा खत्म हो गया था तब से वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसने इस दौरान उसकी काफ़ी मदद करी थी। वो उसके इस तरह के इमोशनल सपोर्ट को कभी नहीं भूल सकती थी। हालांकि ये भी सच था कि अदिति ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छिपाया था, और वो ये था कि उसने उसे ये कभी नहीं बताया था कि वो रुद्र से प्यार करती है और रुद्र उसका लड़कपन का प्यार है। हालांकि इस दौरान वो उसके बारे में यही सब सोच रही थी। तभी नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ? क्यों नहीं, लेकिन यार तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हर बात सुनना चाहती हूँ आज।
उसने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, जिसके बाद नितिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब वो उसे अपने दिल की बात बता देना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। अदिति ने जैसे ही नितिन से कहा कि वो अपने दिल की बात बताए, नितिन की हालात खराब हो गई। वो भले ही उसका फ्रेंड था, लेकिन अपने दिल की बात बताने में उसे सदा से ही दिक्कत महसूस हुआ करती थी। इस दौरान उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अदिति को पता चल गया कि वो नर्वस है, इस वजह से उसने उसका हाथ पकड़ा। व्हाट हैपेंड? तुम इतना क्यों कांप रहे हो? क्योंकि कुछ नहीं तो फिर बताओ ना, तुम कुछ कहने वाले थे। उसने फिर प्यार से कहा। हाँ, वो मैं तो तुम ये बताने वाले थे। हाँ सर, ओके। हाँ, वो अभी मैम को कुछ बताने वाला है। शायद प्रपोज करने के मूड में है। क्या? सर, उसको उठा लूं? ओ सॉरी, मतलब पीटना है? हाथ पैर तोड़ दूं? अरे नहीं, नहीं सर, नहीं, इतना प्यारा सा आदमी है बेचारा, किसी और को कोई प्रपोज कर लेगा ना। आप कहो तो छोड़ देता हूँ। इंटेलिजेंट लगता है शायद, मैम के बहकावे में आ गया है। नहीं सर, इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता हूँ मैं। आप एक बार फिर सोच के बताओ मुझे। एक आदमी जो उसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था, वो जोर जोर से बोल रहा था। नितिन डरते हुए उसकी तरफ देखता है। उसकी बातें सुनकर उसकी फिर से हालत खस्ता हो गई थी। कहकर क्या हुआ, अब बोलो भी तुम। अदिति ने फिर से उससे पूछा। क्या? सर यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैम के साथ आया हुआ है, ऐसे तो मैं कैसे उसको कूट सकता हूँ? क्या? अगर मैंने उसको पीट दिया तो अब मुझे 2 लाख रुपए देंगे? अरे सर, 2 लाख दोगे तो फिर तो मैं कुछ भी कर दूंगा, फिक्र नोट। वो फिर इतनी जोर से बोला कि अदिति और नितिन दोनों को ही साफ सुनाई दिया। उसकी बातें सुनकर नितिन अजीब सा महसूस कर रहा। ये बात जैसे ही अदिति को महसूस हुई, गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत खड़ी होकर उसकी तरफ गई। ओ हेलो भाई साहब, क्या बात है? काहे को इतनी जोर जोर से बात करके आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? उसने क्रोधित होकर पूछा। वो सॉरी मैम, मेरे पास सर का फोन आया हुआ था। आई एम रियली सॉरी, उसने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से जाने लगा। कौन सर? तुम्हें ये सब बकवास करने के लिए किसने बोला है? मुझे दिखाओ अपना फोन। उसने उसके फोन को हाथ में लेने की कोशिश की। छोड़ो, आप ऐसे नहीं कर सकती है, ये फोन मेरा है, छोड़िए। अदिति ने फोन लेने की कोशिश की, लेकिन वो उससे फोन छीनने में कामयाब नहीं हो सकी। जिसके बाद उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारे जैसे लोग अच्छे से डिनर तक नहीं कर पाते हैं। नितिन, चलो हम दोनों कहीं और चलते हैं। वो इतना बोलकर पीछे की तरफ मुड़ी, लेकिन सामने नितिन को ना देखकर उसका चेहरा उतर गया। नितिन, वो अजीब तरह से बोली। उसके बाद जल्दी से होटल से बाहर जाने लगी। मैम बिल, वेटर उसके पीछे दौड़कर आया। लो, और हाँ, आगे से अपनी होटल का मैनेजमेंट अच्छे से रखना, वरना कोई गधा भी खाना खाने नहीं आएगा। उसने गुस्से में 500 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहा। उसके बाद दौड़कर बाहर आ गई, लेकिन नितिन वहां से गायब था। वो तुरंत समझ गई थी कि जो आदमी जोर जोर से बोलकर बात कर रहा था, उसे हो न हो रुद्र ने ही भेजा है। यही वजह थी कि गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। सॉरी, गलत लड़की से पंगा लिया है। वो गुस्से में फुसफुसाई और उसके बाद टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ रुद्र ऑफिस में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। आपका काम हो गया है। मुझे इसी नंबर पर आप पेमेंट भेज देना। आगे भी कोई ऐसा काम हो तो बोलना। वैसे सर, बंदा डरपोक बड़ा निकला। वो ऐसा बोलकर हंसने लगा। थैंक्स, तुम्हारा पेमेंट मेरा मैनेजर करवा देगा। ओके ओके सर, उसने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। रात के करीब 9 बज रहे थे। रुद्र अदिति के घर के टेरेस गार्डन में बैठा आसमान को देख रहा था। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, लेकिन उसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। ऐसे में वो आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। आखिर हो भी क्यों ना, उसका सारा सामान अदिति के घर में शिफ्ट किया जा चुका था। उसके घर के बाकी के सारे रूम्स बुक थे, सिवाय सेकंड फ्लोर पर अदिति के रूम के बगल वाले रूम के, जहां उसके रूम के लेफ्ट साइड भुआजी का रूम था, वहीं राइट साइड में अदिति का रूम था। उस घर का जीना रुद्र के रूम के जस्ट साइड में था, यानी अदिति को नीचे की तरफ जाना होता था तो उसे रुद्र के रूम के आगे से निकलना पड़ेगा। यही चीज देखकर अदिति को गुस्सा आया था। उसने अपनी माँ से उसे गेस्ट रूम में देने के लिए कहा था, लेकिन अदिति की माँ ने उसे गेस्ट रूम नहीं दिया, क्योंकि उनके घर के गेस्ट रूम की एसी खराब थी और ऊपर से वो रूम उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं था।
उसमें स्पेस उतना नहीं था। खैर दूसरी तरफ रुद्र को ये जानकर बहुत अच्छा लगा था कि उसका रूम अदिति के रूम के ठीक बगल में ही है। हालांकि जहाँ वो इतना खुश था वहीं उसका गुस्सा अब भी सातवें आसमान पर था। एक तो उसे वो रूम दिया गया जिसे वो देना नहीं चाहती थी, और वहीं दूसरा उसे इस बात का शक था कि रुद्र ने ही उस होटल में उस आदमी को भेजा था जिसकी बातें सुनकर नितिन वहां से भाग गया था। घर आने के बाद उसने नितिन को कई मैसेज भी छोड़े थे, तो वहीं साथ में उसने उसको कॉल्स भी किया था, लेकिन नितिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ये बात अदिति को पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि नितिन से ज्यादा उसे गुस्सा अगर किसी पर आ रहा था तो वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। वो मन ही मन बड़बड़ाई, मेरा मन कर रहा है मैं अभी तुम्हारा रूम खोलूं और तुम्हें धुन दूं मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे। कूल डाउन, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला अदिति। अगर तू उसके रूम में गई तो भुआजी बखेड़ा खड़ा कर देगी। बेहतर है जब वो अकेला हो तब उसको लाइन पर लाया जाए। अभी मुझे टेरेस पर चलना चाहिए, कुछ देर सुकून की हवा लूंगी तो अच्छा लगेगा, गुस्सा शांत होगा। वो बड़बड़ाते हुए टेरेस की तरफ गई। कुछ ही देर में वो गार्डन में पहुंच गई, लेकिन सामने रुद्र को खड़ा देखकर उसका पारा हाई हो गया। लो, शेरनी शिकार को निकली और शिकार खुद सामने ही आ गया। बेटा, आज मैंने तुम्हें कच्चा नहीं चबा लिया तो मेरा नाम शेरनी नहीं, सॉरी अदिति सिंह नहीं। वैसे मैं खुद से ही सॉरी क्यों बोलती हूँ, पागल हूं ना पूरी। हाँ, मुद्दे पर आ अदिति। अब उसको धुनना है, उसको आज तुम्हें सबक सिखाना है। हिम्मत रख अदिति, हिम्मत। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। इस दौरान रास्ते में पाइप में उसका पैर उलझ गया और वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिरने ही वाली थी कि तभी रुद्र ने उसे संभाल लिया। ओ, मतलब शेरनी जी शिकार की तरफ निकली और रास्ते में उसके दांत टूट जाते। खैर शिकार ने आपके दांत बचा लिए, अब क्या करोगी आप शेरनी जी, रुद्र ने उसको अपने से अलग करते हुए कहा। इसके कान इतने तेज कब से हो गए, सब सुनाई दे गया। अदिति फुसफुसाई, यूं घुर काहे रही हो, यू नो मैं कौन हूँ, जस्ट सेट अप, मेरा दिमाग ना खराब करो। अरे मैंने क्या किया, मैं जब कुछ करूंगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मिस अदिति सिंह, उसने शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा। आई नो वेरी वेल कि आप वो नहीं हो जो पहले हुआ करते थे। नाउ यू आर सो कोल्ड। रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, RPSR बूस्टर टैबलेट, और भी न जाने क्या क्या, जैसे आदमी के नाम न होकर किसी कंपनी के नाम हो, बिहारी एंड गुप्ता सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाइप्स। उसने क्रोधित होकर कहा। ओए, हद में रहकर बात कर, तू नहीं जानती, मैं सब जानती हूँ। अपनी हद में तो आप रहा करो, आई समझ में। मैं आपके साथ बहस करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। आज मैं अपने दोस्त नितिन के साथ लंच डेट पर गई थी एंड यू स्पॉइल्ड माई डे। किसने हक दिया आपको ये, उसने गुस्से में जोर से कहा। हाँ हाँ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू। मेरे पीछे तुम्हारी जैसी न जाने कितनी लड़कियां घूमती है। आई एम मोस्ट एलिजिबल बैचलर मिस अदिति सिंह, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ओहो, मेरे पास सबूत नहीं है वरना तो। खैर अगर पता चल गया ना कि उस आदमी को आपने भेजा था तो तो गुड नाइट। मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं है। यहाँ मैं ताजी हवा खाने के लिए आई थी। अगर ये पता होता कि आप हो, मैं आपके दर्शन भी नहीं करती, उसने गुस्से में कहा और उसके बाद वो नीचे जाने लगी। तभी रुद्र ने उसे पीछे से आवाज दी। हे, अगर मैं ये कहूँ कि उस आदमी को मैंने ही भेजा था तो क्या कर लोगी तुम, मिस अदिति सिंह, उसने अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहा, और उसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ा। अदिति की भी आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी। और फिर तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।